नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार है हमेशा की तरह आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, हो जाओ तैयार आज की क्लास के लिए। और आज की क्लास के अंदर अपन लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष मुद्दे पर। और वो विशेष मुद्दा क्या रहेगा साथियों, गौर करें। आज अपन राजस्थान के अंदर जो मिट्टियां हैं, राजस्थान का जो मृदा संसाधन है, उसकी चर्चा करें। और उसकी चर्चा करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अपन ने कल वाले चैलेंज प्रश्न थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, छोटी सी उसके ऊपर नजर डालें। प्रश्न ये था कि नाबार्ड जो है उसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है, कौन सी जो नहर परियोजनाएं थी जिन्हें नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषण मिल रहा था। प्यारे साथियों, इसका सबसे पहले सही जवाब है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट किया पिंकी थोरी, संगीता कुमारी और आपका कंचन ने। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। उसके अलावा भी सभी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। तो साथियों, उसका उत्तर क्या है मैं यहां नहीं बताने वाला कि कौन सी समिति की सिफारिश पे कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है। ये सारा का सारा कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको कल वाले वीडियो में, और उस मैसेज को मैंने पिन कर रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं अपन आगे की ओर। मित्रों, गौर करें, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा मृदा संसाधन। यानी अपन लोग बात करेंगे आज मिट्टी की, कि अपने राजस्थान में मिट्टी का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, कहां काली मिट्टी पाई जाती, कहां लाल पाई जाती, कहां लाल पीली पाई जाती, कहां पे एंटीसोल्स है, कहां पे अल्फीसोल्स है, कहां पे एरिडीसोल्स है, कहां पे वर्टिसोल्स है, कहां पे मोलिसोल्स है। ये नए नाम क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आज का जो प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है उसके अंदर ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं। अब जरा गौर करें, सबसे पहली बात अपन यहां से चले कि मृदा कहते किसे हैं, मृदा का मतलब क्या होता है, किसे कहेंगे मिट्टियां। मिट्टी वो है, यानी अपन यूं कहें भूपृष्ठ की ऊपरी परत। साथ में याद रखना, भूपृष्ठ की ऊपरी परत जो असंगठित सेलों से बनी है। संगठित होते तो वो चट्टान ही हो जाती है, फिर असंगठित सेलों के समूह से बनी है। वो क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। यानी भूपृष्ठ की ऊपरी परत जो असंगठित सेलों का समूह है, वो क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, वो कहलाता है मृदा। अब सवाल ये बना कि गुरुजी मृदा का अध्ययन हम जहां भी करें, जहां मृदा का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाएगा, पेडोलॉजी। यानी मिट्टी का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है, पेडोलॉजी। अलग अलग अध्ययन की अलग अलग शाखाएं हैं। तो यहां आप कहेंगे अपन तो भूगोल में पढ़ रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल भूगोल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो अलग से शाखा है जहां इसका अध्ययन किया जाता है वो क्या है, पेडोलॉजी। एक शब्द आता है प्यारे मित्रों, पेडोलॉजिस्ट। ये तो वैसे ही नाम से पता चल जाएगा, पेडोलॉजिस्ट यानी मृदा का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पेडोलॉजिस्ट। उसके बाद प्यारे मित्रों, पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, आप कहेंगे पेडोजेनेसिस क्या है, तो गौर करना, पेडोजेनेसिस है मिट्टी के बनने की प्रक्रिया। यानी ये है मिट्टी के
बनने की प्रोसेस, यानी मिट्टी एक दिन में नहीं बनती है। ऐसा तो नहीं कि मिट्टी अचानक से बन गई, नहीं, मिट्टी के बनने में भी काफी लंबी प्रोसेस चाहिए। और जो मिट्टी के बनने की प्रोसेस है प्यारे साथियों, उसे कहा जाता है पेडोजेनेसिस। पेडोलॉजिस्ट विशेषज्ञ हो गया, पेडोलॉजी अध्ययन करने की एक शाखा होगी। अब एक सवाल मन में उठता है, उठना भी चाहिए, लाजमी है, कि गुरुजी कहीं पे मिट्टी काली होती है, कहीं पे मिट्टी लाल होती है, कहीं पे मिट्टी पीली होती है, कहीं पे मिट्टी भूरी रेतीली होती है, कहीं पे मिट्टी बलुई होती है, कहीं पे मिट्टी लेटेराइट होती है, कहीं पे मिट्टी आपका दलदली होती है, कहीं पे मिट्टी पीठ होती है, कहीं पे मिट्टी पर्वतीय होती है। आखिर ऐसी विविधता क्यों? आखिर वो कौन सी वजह है? आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारक है जो इस मिट्टी को इन अलग अलग भागों में बांट रहा है? गौर करना मेरे प्यारे मित्रों, मैं यहां चर्चा करने वाला हूं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। उससे पहले एक बार आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वो बड़ा बनेगा डायग्राम, फटाक से ले लो, है ना, मैं थोड़ा सा साइड में हो गया। हाँ, अब देखिए, अध्ययन क्या है? पेडोलॉजी है, विशेषज्ञ पेडोलॉजिस्ट है, और बनने की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस। अब जरा गौर करना साथियों, बात आती है कि अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी है वो क्यों पाई जाती है, गौर करें। यानी मैं लिख दूं यहां, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब मिट्टी के निर्माण को ये कौन कौन से कारक हैं जो कारक प्रभावित करते हैं, और एक एक कारक की अपन लोग चर्चा करते हुए चले। पहले नंबर पे मेरे प्यारे मित्रों, ये कारक आता है मूल सेल, या अपन कह सकते हैं जनक सेल। कैसे प्रभावित करेगा? स्वाभाविक बात है, मिट्टी किससे बनती है? मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मिट्टी का निर्माण इन चट्टानों के टूटने फूटने से ही तो होता है। अब जब चट्टान टूटेगी फूटेगी, उस चट्टान के टूटने फूटने के बाद में वो जो बारीक बारीक कण बनेंगे, उन कणों से क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी। तो स्वाभाविक बात है, जिस चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनी है, उस मिट्टी में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? उस चट्टान का होगा। कैसे मान ले गुरुजी हम उस चट्टान का होगा? सुनिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में आगन्य सेल है। कौन सी सेल है? आगन्य सेल है, ठीक है। और आगन्य सेल में क्या होता है? आगन्य सेल में ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, लोहा ऑक्साइड होता है। अब जब ये सेल टूटेगी, सेल का मतलब चट्टान है, जब ये सेल टूटेगी तो इस सेल के टूटने के बाद में, इस सेल के विखंडन के बाद में, इस सेल के विखंडन के बाद में क्या होगा? यहां मिट्टी बनेगी। सेल के विखंडन के बाद में मिट्टी बनेगी। और प्यारे मित्रों, ये जो मिट्टी बनेगी, इस मिट्टी में याद रखने वाली बात क्या है? क्या इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड के कण पाए जाएंगे? तो अपना उत्तर आएगा जी हां, बिल्कुल पाए जाएंगे। और उन्हीं लोहा ऑक्साइड के पाए जाने के कारण इस वाली मिट्टी का जो रंग है साथियों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाल। यानी मिट्टी को सबसे ज्यादा प्रभावित जो करता है, वो करता है मूल सेल या जनक सेल। जनक सेल भाई, अपन सबसे ज्यादा किसमें मैच करते हैं? अपने जो जनक हैं उन्हीं में मैच करते हैं, चाहे वो अपनी माँ में करें, बाप में करें, दादा दादी नाना नानी जो भी है उन्हीं में करते हैं। उसी प्रकार मिट्टी है वो भी जनक सेल से प्रभावित होती है, ठीक बात।
इसके बाद नंबर 2 बात मित्रों आती समय। और समय जितना ज्यादा लगेगा, मिट्टी की जो परत है, मृदा की जो प्रोफाइल है, मृदा की जो परिच्छेदिका है, वो मृदा की परिच्छेदिका उतनी ही मोटी होती चली जाएगी। तो यहां एक ही बात याद रखेंगे, समय अधिक लगेगा, समय अधिक तो परत मोटी, समय अधिक लगेगा तो परत क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और समय कम लगेगा तो परत क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। बस इतना याद रखिएगा, समय अगर अधिक लगता है तो परत मोटी हो जाती है, और समय अगर कम लगता है तो परत पतली हो जाएगी। अपन देखते हैं ना भाई, जब 5, 10, 20, 50 दिनों से अपन किसी कमरे को खोलें तो उसके अंदर धूल जमी मिलती है। जब 5, 10, 20 दिनों में ऐसा हो जाता है तो काफी लंबे समय तक अगर प्रोसेस चलती रहेगी तो मिट्टी की परत क्या हो जाएगी, वहां मोटी हो जाएगी, वहां मिट्टी की परत मोटी हो जाएगी, और काफी गहराई तक वहां मिट्टी है वो पाई जाएगी। अपन देखते हैं कई बार नीचे खोदते हैं कहीं भी, तो खोदते खोदते मिट्टी आई जाती, अंत में एक पत्थर आ जाता है। और कई जगह ऐसा होता है 10 फीट पे पत्थर आ गए, कई जगह पत्थर आता है 100 फीट पे, कई जगह पत्थर नहीं आता 1000 फीट पे। यानी वो मिट्टी है जहां 1000 फीट पे पत्थर आ रहा है, वो मिट्टी काफी लंबे समय से बनी है। वहां पे मिट्टी काफी लंबे समय से बनते बनते वहां इतनी मोटी परत बन गई। जहां 100 फीट पे आ रहा है वहां मिट्टी अभी बन रही है पिछले कुछ दिनों से। तो मित्रों ध्यान देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद समय के बाद और क्या कारक है जो प्रभावित करेगा मिट्टी को। उसके बाद प्यारे मित्रों एक आता है तुंगता। अब आप कहेंगे तुंगता क्या है, नया शब्द है ना, लेकिन ये आ सकता है पेपर में, और ये कोई बड़ी किताब से नहीं लिया मैंने, ये वाला मीटर ये 8वीं की एसएसटी की बुक में दे रखा है, जो आपके गाइड में नहीं मिलेगा, और प्रश्न यहीं से आ जाएगा। तुंगता या जो ढाल है ये कैसे प्रभावित करेगा। अब मैंने एक तो ये स्थिति बनाई, एक ये स्थिति बनाई, आप आराम से देख के मुझे ये बताएं कि कहां पर मिट्टी की परत मोटी होगी। ए वाले स्थान पे मिट्टी की परत मोटी होगी या बी वाले स्थान पे मिट्टी की परत मोटी होगी। ए वाले स्थान पर मिट्टी को रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही, मिट्टी नीचे की ओर आती है, जबकि बी वाले स्थान पे मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहां पर मिट्टी आराम से जमा हो सकती है। तो मैं यहां इसके स्पष्टीकरण में लिख सकता हूं, पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का जमाव अधिक होता है। पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का जमाव क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद प्यारे मित्रों अगला जो आएगा जलवायु, यानी क्या क्लाइमेट है वो भी मिट्टी के बनने को प्रभावित करता है, हाँ या नहीं। तो प्यारे साथियों जलवायु भी मिट्टी को प्रभावित करती, कैसे करती गौर करें। मान लेते हैं एक जगह है शुष्क जलवायु, मैंने यहां 2 लिए हैं विकल्प, एक तो मैंने कहा कि ये शुष्क जलवायु है, एक मैंने कहा कि ये आर्द्र व उष्ण जलवायु, आर्द्र व उष्ण जलवायु। अब जहां शुष्क जलवायु है और जहां वायु की क्रिया बहुत ज्यादा अधिक होती है, वहां कैसी मिट्टी मिलेगी, रेतीली मिट्टी मिलेगी। जबकि जहां आर्द्र है साथ में उष्ण है, यानी काफी वर्षा होती फिर गर्मियां पड़ती, फिर वर्षा होती फिर गर्मी पड़ती, तो वहां पे मेरे प्यारे मित्रों जिस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है वो मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। अपन लेटेराइट मिट्टी है राजस्थान में तो नहीं आएगी, इंडिया में अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि जहां पे वर्षा का एकांतर क्रम पाया जाता है, यानी जहां कुछ समय वर्षा होती फिर कुछ समय का गैप, फिर वर्षा होती फिर गैप, और जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां वो जो लाल मिट्टी है वो लेटेराइट में कैसे बदल जाती है, आखिर क्यों हो जाती है वो लेटेराइट,
लेटेराइट नाम क्यों पड़ता है, ये विस्तार से चर्चा करें। यहां इतना याद रखना कि क्लाइमेट है, ये भी मिट्टी को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, यहां मैं लिखूं कि मिट्टी को प्रभावित करने वाला एक कारक और है, और वो कारक कौन सा है, वो कारक है प्राकृतिक वनस्पति। वो कारक कौन सा, प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है, जरा गौर करें। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, आखिर क्यों, कैसे प्रभावित करेगी, ध्यान दें। मैं आपके सामने यूं कह रहा हूं कि एक तो क्षेत्र ये है जहां बहुत ज्यादा वनस्पति है, घास फूस है, एक ये क्षेत्र है। अब जहां घास फूस ज्यादा होगा, स्वाभाविक बात है वहां पत्ते, छोटे मोटे जीव जंतु ये नीचे गिरेंगे, गलेंगे, सड़ेंगे, और उनके गलने सड़ने से, उनके अपघटन से क्या होगा, मिट्टी की परत में ह्यूमस जो तत्व है अब वो आ जाएगा। और जब मिट्टी में ह्यूमस तत्व आ जाएगा तो मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा। यानी मैं यूं कहूं कि ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी। और साथ में याद रखना, ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी और मिट्टी क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, उपजाऊ हो जाएगी। ह्यूमस की मात्रा तो बढ़ी, साथ में मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ। अब फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि गुरुजी ह्यूमस क्या होता है, तो मेरे प्यारे मित्रों गौर करना, ह्यूमस क्या है। ह्यूमस कोई नई चीज नहीं है। यहां इतना ही याद रखना है कि पेड़ पौधों की पत्तियों व जीवांश के सड़ने गलने से बना जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट बनता है पेड़ पौधे पत्ती वनस्पति और जीवांश के सड़ने गलने से, उसी प्रोडक्ट को प्यारे मित्रों क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। अब ये ह्यूमस मिट्टी में पाया कहां जाता है, ह्यूमस मिट्टी में पाया कहां जाता है, चूंकि गौर करना, मैं यहां पूछूं आपसे कि मृदा में क्या क्या चीज पाई जाती है, मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनती है, तो गौर करना। मृदा के अंदर एक तो पाई जाएंगी आपका अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्लस में मृदा में पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, प्लस में मृदा में पाया जाता है जल, और प्लस में मृदा में पाया जाता है वायु। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु, ये चारों तत्वों से मिलकर मृदा बनती है। और इस मृदा में ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं प्यारे साथियों, ये कार्बनिक पदार्थ हमेशा और हमेशा मृदा की जो ऊपरी परत है इसी परत में पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे मृदा की भी बहुत सारी परत होती है क्या, जी हां, मृदा की भी बहुत सारी परत होती है। अपन एक यहां एक डायग्राम बनाते हैं, ये है मृदा की परिच्छेदिका, मृदा की प्रोफाइल है, ये धरातल है। अब मेरे प्यारे मित्रों यहां गौर करेंगे आप, ऐसे लेयर है, इसे कहते हैं ए लेयर, इसे कहते हैं बी, इसे कहते हैं सी, और इसे कहते हैं डी लेयर। ए जो लेयर है प्यारे मित्रों, इसी में एक लेयर पाया जाता है जिसे कहते हैं ओ लेयर। ओ लेयर क्या है, ओ लेयर है ऑर्गेनिक जो है, यहां पे ऑर्गेनिक जो है यानी जैविक संस्तर कहते हैं इसे। गौर करेंगे, जहां जैविक जो संस्तर है, इसी जैविक संस्तर में प्यारे साथियों किसकी अधिकता पाई जाती है, ह्यूमस। ऐसे कथन आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न आया कि ह्यूमस मृदा की निचली परतों में पाया जाता है, जी बिल्कुल नहीं, ह्यूमस पाया जाता है मृदा की ऊपरी परत में। नीचे नीचे वाली परत ये तो मूल सेल की है, ये तो मूल सेल या फिर जनक सेल की है,
यानी ये जो जनक सेल थी, जनक चट्टान थी, इसकी बात है ये मूल सेल जनक सेल है, इसके अपघटन से पहले चट्टानों का चूर्ण बना। और मेरे प्यारे मित्रों, इस चट्टानों के चूर्ण को कहा जाता है रेगोलिथ। क्या कहा जाता है? रेगोलिथ। प्रश्न आ जाए रेगोलिथ क्या है, तो आपका उत्तर बनेगा चट्टानों से जो चूर्ण बनता है, उस चट्टानों के चूर्ण को क्या कहते हैं? रेगोलिथ कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यहां दो चीजें उल्टी चलेंगी। अगर अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो जैविक तत्व लगातार क्या होंगे प्यारे मित्रों? कम होते चले जाएंगे। ऊपर से नीचे आने पर जैविक तत्व कम होंगे, और नीचे से ऊपर जाने पर जो खनिज तत्व हैं, वो खनिज तत्व कम होते चले जाएंगे। यानी मृदा में खनिज तत्व कहां अधिक पाए जाते हैं? नीचे की ओर। जबकि जैविक तत्व कहां अधिक पाए जाते हैं? ऊपर की ओर अधिक पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ एक कारक थे। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा पाएगा? लिख पाएगा? मिटा दूं? मिटा देते हैं। तो साथियों, ये है मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मूल सेल, जनक सेल समय करता है, तुंगता ढाल उच्चाउच करते हैं, जलवायु करता है, प्राकृतिक वनस्पति है, ये ह्यूमस है, ये मृदा की परिच्छेदिका है, मृदा की प्रोफाइल है, याद रखना है ना। ये क्या है? मृदा की परिच्छेदिका। मृदा की परिच्छेदिका की और भी बातें हैं नेट फर्स्ट ग्रेड लेवल की, वो अलग से मैं कभी डालूंगा। एक बार सामान्य चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, यहां आपको प्रश्न बनेंगे। मिट्टी के प्रकार पे बाद में आएंगे अपन कि मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार पे चर्चा करेंगे बाद में। पहले तो जो सामान्य चीजें हैं उनको अपन लोग देख लेते हैं। अब एक शब्द आता है पीएच। पीएच क्या है? पहली बात, यानी यहां एक शब्द आता है पीएच। अब आप कहेंगे पीएच क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों गौर करना, पीएच कोई नई चीज नहीं। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्या है? पीएच। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब आप क्या समझे? आप इतना समझें कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का जो पैमाना है, वो पैमाना क्या है? पीएच। अपन देखते हैं कि रक्त का पीएच इतना है, जल का पीएच इतना है, दूध का पीएच इतना है, फला पीएच इतना है, उसमें पीएच इतना है, उसमें पीएच इतना है। तो भाई साहब, पीएच लफड़ा क्या है पहले वो समझिए। पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन की जो क्षमता है, वो फला चीज में कितनी है, उसी आधार पर इस पीएच स्केल का क्या होता है? निर्धारण। मैं यूं भी कह सकता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि पीएच जो है, पीएच इज ए स्केल यूज्ड इन स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक। यानी पीएच क्या है? पीएच इज ए स्केल, ये एक मापक है, यूज्ड इन स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक। यानी ये स्पेसिफाई करता है कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। समझ रहे मेरी बात आप? यानी पीएच क्या है? अपन के पीएच क्या, तो उत्तर मिलेगा पीएच इज ए स्केल। किस चीज का स्केल? यूज्ड इन स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक। यानी अम्लीयता क्या है, क्षारीयता क्या है, इस चीज का जो स्केल है, वो स्केल क्या है? वो पीएच। अब प्यारे मित्रों गौर करें, अपन ने कहा कि चलो स्केल है, अपन ने एक ऐसे ऐसे मापक ले लिया,
और यहां आधार ले लिया 7, गिनती शुरू की 1 से और गिनती पहुंचा दी 14 तक, यहीं तक होता है पीएच, है ना। अब मेरे प्यारे मित्रों, जब पीएच मान 7 होता है तो उसकी जो प्रकृति है उस प्रकृति को उदासीन प्रकृति कहते हैं। कौन सी प्रकृति कहते हैं? उदासीन प्रकृति। अब जरा गौर करना कि जब पीएच मान 7 से कम होने लग जाएगा, 7 से कम, तो उसे इधर चलेंगे, 7 से इधर चले 1 आ गया, उसे इधर चलेंगे तो ए आ जाएगा, और ए बोले तो प्यारे मित्रों अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और जब पीएच मान जो है ये 7 से अधिक हो जा रहा है, इसका मतलब अब ए आ गया, यहां लास्ट क्या है? 14 है, आगे 100 तक नहीं जाना है, यहां लास्ट अपने को अक्षत्र ग तक पहुंचना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे मित्रों क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। यानी ये वाला जो है, ये वाला मेरे प्यारे मित्रों एल्कलाइन है, यानी अपन कह सकते हैं ये बेसिक है, और ये क्या है? ये एसिडिक है, अम्लीय, और ये क्षारीय। पीएच मान जब 7 से कम हो जाता है तब मिट्टी कैसी बन जाती है? अम्लीय। और पीएच मान जब 7 से ज्यादा हो जाता है तो मिट्टी कैसी बन जाती है? क्षारीय। अब जरा गौर करना, मैं यहां एक चीज और लिख देता हूं। क्या? गौर करें, क्षारीय जो मिट्टी हो जाएगी साथी, एक क्षारीय मिट्टी में कार्बोनेट, साथ में मैग्नीशियम, साथ में कैल्शियम, साथ में सल्फेट की क्या होती है? अधिकता होती है। जबकि मेरे प्यारे मित्रों इसमें इन तत्वों की क्या होगी? कमी होगी। यहां अधिकता तो यहां कमी है। अब इसका जो उपाय है, यानी इसके उपाय के रूप में क्या किया जाएगा? चूना। क्या? चूना और जस्ते का चूर्ण। चूना और किसका चूर्ण है? जस्ते का चूर्ण है। जबकि मेरे प्यारे मित्रों इसके उपाय के रूप में जो जिप्सम है उसको काम में लिया जाएगा। अगली बात, अम्लीय जो मृदा है पीएच मान 7 से कम है, यहां एक उल्टा लफड़ा और है। पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है, लेकिन हाइड्रोजन जो आयन है उनकी सांद्रता अधिक है। हाइड्रोजन आयन अधिक है इसलिए पीएच मान कम है। यहां याद रखना है कि ये वाली जो मिट्टी है ये कहां पाई जाती है? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और ये वाली मिट्टी कहां पाई जाती है? पश्चिम व उत्तरी राजस्थान में। ये था अम्लीय और क्षारीय। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चलें आगे, चलते हैं। तो ये था पीएच की बात, यानी पीएच के सारे कंफ्यूज दूर। अब पीएच के बाद में अपन आगे चलें मृदा के प्रकार। अभी राजस्थान में कौन सी मृदा है इसकी बात अपन नहीं करने वाले, अभी तो सामान्य परिचर्चा चल रही। प्यारे मित्रों गौर करना, मृदा के प्रकार में क्या चीजें हैं ध्यान देंगे। यहां मृदा के प्रकार, और मृदा के प्रकार में आपको याद रखना है, पहला जो प्रकार है जिसके अपन यहां चर्चा कर रहे हैं वो है रचना विधि के आधार पर। रचना विधि के आधार पर जो मृदा के प्रकार हैं वो कौन से होते हैं? गौर करें, यहां पहली बात क्या है? सुनना।
पहली जो मृदा है वो मृदा है विस्थापित मृदा या निर्वासित मृदा, और दूसरी मृदा यहां आती है स्थानीय मृदा। साथियों ध्यान दें, यहां मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक विस्थापित या निर्वासित, एक स्थानीय। स्थानीय का मतलब लोकल, लोकल, और विस्थापित का मतलब जो यहां की नहीं है, जो है कहीं और की, आके बस गई यहां, जो कहीं से निकाली गई थी लेकिन आकर बस गई यहां। और स्थानीय का मतलब जो मूल से यहां की, जो जन्म से यहीं की है। समझ रहे मेरी कुछ बात, जो यहां बनी ही नहीं लेकिन यहां आके बस गई, वो कौन सी है? विस्थापित। जैसे मैं यूं कहूं कि ये पर्वत है, ठीक है, और भाई साहब पर्वत से नदी निकली, ऐसे नदी निकली, और नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के लाई, और नदी के साथ कंकड़ पत्थर बह के आए, और कंकड़ पत्थरों के आपस में टकराने से और साथ में नदी के द्वारा कुछ महीन कंकड़ पत्थर लाए गए, और उनके लगातार लाने से मैदानी क्षेत्र में एक मृदा का निर्माण हो गया, और इस मृदा को प्यारे मित्रों कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा ये है कहां की? इसमें जो गुण पाए जा रहे हैं, इसमें जो अपन के लक्षण मिल रहे हैं, वो लक्षण इस मैदान के लक्षण तो नहीं है। अगर अपन इस मैदान की चट्टानों को देखें, भाई मैंने कहा ये मैदान है, और फिर में मैदान की चट्टान है, इसके गुण और इस जलोढ़ मृदा के गुण ये देखूं कि मैच करें, तो भाई साहब चट्टान के जो गुण हैं ये अलग होंगे और जलोढ़ मृदा के गुण अलग होंगे, यानी इन दोनों के गुणों का मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जलोढ़ मृदा बनी कहीं है, आके कहीं पड़ गई। तो जितने भी ये ओड होते हैं, चाहे जलोढ़ है, चाहे वातोड है, चाहे हिमोड है, ये सारी मृदाएं कैसी होती हैं? विस्थापित होती हैं। जबकि यहां बात कर रहे हैं अपन स्थानीय मृदा की, लोकल। स्थानीय मृदा क्या है? गौर करें जरा। स्थानीय मृदा यानी यहां मिट्टी है वो यहीं की है। मैंने कहा ये कोई भी एक स्थान है, इसकी चट्टान और यहां पे मिट्टी, तो ये मिट्टी लोकल है। इस चट्टान के गुण और इस मिट्टी के गुण दोनों एक ही मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये मिट्टी यहां से कहीं गई नहीं है, ये यहीं पे। जैसे कि लाल मिट्टी, अब लाल मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहां पे लो ऑक्साइड चट्टानें थी, या है काली मिट्टी। काली मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहां पे लावा का निर्माण, लावा से मिट्टी का निर्माण हुआ है, जहां पे लावा निकला था, जहां पे ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, वहीं पे काली मिट्टी पाई जाएगी। तो स्थानीय मृदा काली मिट्टी, लाल मिट्टी ये स्थानीय, जबकि जलोढ़ मिट्टी वगैरह कैसी है? ये आपका विस्थापित है। मरुस्थलीय मिट्टी कैसी है? विस्थापित मिट्टी। आया समझ में? लीजिए स्क्रीनशॉट। आया समझ में? तो चले फिर आगे अपन। हाँ जी चले, चलते हैं। तो ये हो गया जी मृदा का प्रकार, ठीक बात है, रचना विधि के आधार पर। अब मेरे प्यारे मित्रों, रंग के आधार पर मृदा कितने प्रकार की होती है? गौर करना। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। नंबर 1 रंग के आधार पर मिट्टी काली मृदा। नंबर 2 लाल मृदा। और प्यारे मित्रों नंबर 3 लाल पीली मृदा। ठीक है, ठीक है गुरु जी।
काली मिट्टी काली क्यों, लाल लाल क्यों, पीली पीली क्यों? काली मिट्टी काली इसलिए है क्योंकि ज्वालामुखी से निकलता है लावा, और उस लावे के कारण उसमें तत्व ही ऐसे हैं कि इस मिट्टी का रंग कैसा है, काला है। अब आपको बताने कमेंट करके, आपके लिए शायद आज तक के सभी चैलेंज क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन कि काली मिट्टी का काला रंग किस तत्व की प्रधानता के कारण होता है। सुनना, काली मिट्टी का काला रंग किस तत्व की प्रधानता के कारण होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। काली मिट्टी कहां पाई जाएगी, जहां जहां ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जहां जहां लावा निकला है। अब कहीं कहेंगे गुरुजी मैग्मा शब्द भी आता है, तो मित्रों सुनो, ये अपनी पृथ्वी है, नीचे से गरम गरम तप्त पदार्थ निकलता है, जब ये धरातल के बाहर आ जाता है तब इसे कहते हैं लावा, और जब तक धरातल के अंदर रहता है तब तक कहलाता है मैग्मा। अंदर भी कई बार अंदर ही जमा हो जाता है, बहुत सारी आकृतियां बन जाती हैं, बेथोलिथ, लोकोलिथ, लेपोलिथ, फेंकोलिथ, सील, सीट, डाइक, पता नहीं कितनी। करेंगे चर्चा कभी है गुरुजी, के बोल गए थे सुने को नहीं। बेथोलिथ, लेपोलिथ, लोकोलिथ, फेंकोलिथ, सील, सीट, डाइक, ए चट्टाना का प्रकार है, बाहर लावा हो गया, ये देखना था अपने। अब चलो काली मिट्टी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात आती है साथियों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों? लोहे ऑक्साइड की प्रधानता के कारण। यानी मैं यहां लोहे सल्फाइड नहीं कर सकता, सल्फाइड करते ही तो रंग नीला हो जाता है। तो यहां एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए, हालांकि सामान्य इजीली प्रश्न है, जहां जहां प्राचीन आग्नेय शैलें पाई जाती हैं, जहां जहां प्राचीन स्फटिक शैलें पाई जाती हैं, वहां वहां ये लाल मिट्टी मिलेगी। और लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण है? लोह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण। ठीक बात। अब मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग समझदार हैं सारे, कि हमारे घर पे अब आजकल तो नहीं है, पहले होती थी लोहे की बाल्टी, लोहे का कोई बर्तन, ये अपन ने आमतौर पे देखा है। जब उस लोहे के बर्तन पे थोड़ी बहुत बूंदा बूंदी या अपन के पानी रह जाए, वो धूप में पड़ा रह जाए, तो उसके पैंदे में वो भूरा भूरा सा कलर आ जाता है। वो क्यों आता है? हमने वहां कलर तो घोल के नहीं डाला, भाई वो भूरा कलर कहां से आया? यही क्या है? यही ऑक्सीकरण है। वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है गुरुजी? वहां लोहा ऑक्साइड के कण हैं, उनको मिला जल, और साथ में ऑक्सीजन तो है ही वातावरण में। अब वो लोहा ऑक्साइड के कण प्लस में जल प्लस में ऑक्सीजन, जब वो तीनों क्रिया करते हैं, तो उस लोहे ऑक्साइड के कणों का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ध्यान देंगे, यानी यहां ये पीला रंग जल योजन की क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है ये पीला रंग मेरे प्यारे साथियों? जल योजन की क्रिया के कारण होता है। आप कहेंगे जल योजन की क्रिया किससे हुई? तो सुन लीजिए, ये जो यहां आप देख रहे थे लोहा ऑक्साइड, इस लोहे ऑक्साइड में क्या मिला? जल मिला। क्या मिली? O2 मिली। और जब जल और O2 मिला तो यहां पे क्या हो गया प्यारे मित्रों? ध्यान देना, यहां पे इसी मिट्टी का रंग बदल के लाल पीला हो गया। तो लाल मिट्टी जहां पाई जाती है और जिधर से अपवाह तंत्र विकसित होता है, जिधर से नदियां गुजरती हैं, और वहां पे अगर लाल मिट्टी है तो नदियां बहा के और आगे वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का निर्माण कर देती हैं। राजस्थान में कहां है? कल की क्लास में देखेंगे।
क्योंकि कल राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं, आज तो अपन मिट्टी का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। अब जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर थोड़ा सा आगे और अपन चलेंगे। हाँ जी, ले लिया आपने? मिटा दूं? मिटा देते हैं। तो ये वर्गीकरण किसके आधार पे था? रंग के आधार पे। अब मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास की लास्ट चर्चा करते हैं। ये रंग के आधार पे वर्गीकरण है। अब आता है कण के आधार पर। कण के आधार पे जो सबसे बारीक कण होंगे तो यहां मिट्टी बनेगी, इस मिट्टी को कहेंगे चीका मिट्टी। कण अगर मोटे होंगे इस मिट्टी को कहेंगे बलुवी या फिर रेतीली मिट्टी। ध्यान देना साथियों, ये चीका मिट्टी है, ये बलुवी या रेतीली मिट्टी है। और जब इन दोनों ही मिट्टियों के गुण मिल जाएं किसी मिट्टी में तो इस मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। ये वाली चीका मिट्टी है, ये वाली दोमट है और ये वाली बलुवी या रेतीली मिट्टी है। साथियों ध्यान देना, अब चीका मिट्टी कण सबसे बारीक, यहां मैं बात कर रहा हूं रेतीली मिट्टी, कण सबसे मोटे और यहां मिश्रित, ना इतने मोटे हैं ना इतने बारीक हैं। अब थोड़ा सा लाइट भी, तो ये आप देख रहे हैं चीका मिट्टी, ठीक है, इसके कण सबसे बारीक है, दोमट मिट्टी मिश्रित, और बलुवी या रेतीली मिट्टी के कण सबसे मोटे। अब इतना ही ध्यान देना है हमें यहां, जब कण बारीक होंगे बिल्कुल पास पास होंगे, और जब ये कण पास पास होंगे, अपन ने यहां जल डाला तो क्या ये जल आसानी से नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी के कण आसपास हैं, बिल्कुल पास पास है। जब पानी जल्दी नीचे नहीं जाएगा तो स्वाभाविक बात है ये जल्दी बाहर भी नहीं आएगा। जब जल्दी बाहर नहीं आता तो यहां एक बात याद रखिएगा, नमी धारण करने की जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है वो कौन सी मिट्टी की होती है? चीका मिट्टी की होती है। यानी ये नमी को काफी दिनों तक अपने अंदर रख सकती है। कौन सी मिट्टी? चीका मिट्टी। इसके विपरीत बलुवी मिट्टी में उल्टा है, यहां कण है ये मोटे हैं, और मोटे हैं इसलिए दूर दूर है, दूर दूर है तो यहां आपको एक बात याद रखनी है कि पानी है बड़ी स्पीड से नीचे जाएगा, लेकिन जब वाष्पीकरण होगा उसी स्पीड से होगा। तो यहां पर जो नमी है वो नमी नहीं रह सकती लंबे समय तक। तो नमी धारण करने की जो क्षमता है ये क्षमता सबसे कम पाई जाती है कौन सी मिट्टी के अंदर? तो अपना उत्तर आएगा बलुवी या रेतीली मिट्टी के अंदर। अब यहां ध्यान देंगे, नमी धारण करने की सबसे कम क्षमता चीका मिट्टी में और सबसे अधिक क्षमता पाई जाती, सबसे अधिक क्षमता चीका मिट्टी में और सबसे कम क्षमता किसमें पाई जाती है? बलुवी या रेतीली मिट्टी में। कल अपन चीका मिट्टी है, इसे ही काली मिट्टी कहते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।